चैप्टर 14 की शुरुआत होती है डंजन के अंदर घूम रहे मॉन्स्टर के साथ। लेकिन यह कोई नॉर्मल डंजन नहीं था, क्योंकि ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन में पहली बार स्टूडेंट को रियल डंजन के अंदर एंटर करना था। यहाँ उन्हें असली मॉन्स्टर का सामना करना था, उन्हें डिफीट करके क्रेडिट्स अर्न करने थे और अपनी टीम को हाईएस्ट स्कोर तक पहुंचाना था। लेकिन इस एग्जामिनेशन का क्रेडिट सिस्टम भी काफी इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले, अगर कोई टीम डंजन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है तो उसे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन डंजन कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ मॉन्स्टर जिंदा रह जाते हैं तो हर बचे हुए मॉन्स्टर के लिए 1 पॉइंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। दूसरा रूल था बॉस मॉन्स्टर का। अगर टीम डंजन के बॉस मॉन्स्टर को सक्सेसफुली डिफीट कर देती है तो उन्हें 20 एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर बॉस मॉन्स्टर डिफीट नहीं हुआ तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा और ना ही कोई पॉइंट डिडक्ट होगा। और तीसरा रूल था टाइम लिमिट। अगर टीम डंजन के सारे मॉन्स्टर को 1 घंटे के अंदर एलिमिनेट कर देती है तो उसे 20 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद हर 5 मिनट पर 1 पॉइंट डिडक्ट होता रहेगा। इस तरह एक नॉर्मल डंजन से मैक्सिमम 50 पॉइंट्स अर्न किए जा सकते थे। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि हर डंजन की डिफिकल्टी अलग थी और डंजन की डिफिकल्टी के साथ उसका स्कोर भी मल्टीप्लाई हो जाता था। एफ रैंक डंजन में टोटल स्कोर 1.5 गुना हो जाता था, जिससे मैक्सिमम 75 पॉइंट्स अर्न किए जा सकते थे। वहीं ई रैंक डंजन में स्कोर 2 गुना होने के बाद मैक्सिमम 100 पॉइंट तक पहुंच जाता था। अगर एग्जामिनेशन के एंड में किसी टीम का स्कोर सबसे हाईएस्ट होता तो उस टीम के हर मेंबर को इंपीरियल गिल्ड के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का ऑफर मिलता था, जबकि उस टीम के कैप्टन को मिलती थी 1 मिलियन युआन की प्राइज मनी। अब सीन शिफ्ट हो जाता है स्टूडेंट्स की तरफ। कुछ स्टूडेंट्स आपस में एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। उनमें से एक बताता है कि अब तक ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड 90 पॉइंट्स का है और यह रिकॉर्ड एक पुराने जीनियस स्टूडेंट ने बनाया था जो आज इंपीरियल गिल्ड का लीडर बन चुका है। तभी दूसरा स्टूडेंट उससे कहता है, डी रैंक डंजन को क्लियर करना कोई आसान बात नहीं है। अगर तुम्हें उसे सक्सेसफुली क्लियर करना है तो तुम्हारी टीम में कम से कम 3 डी रैंक मेंबर होने ही चाहिए। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है गोंगतिंग की टीम की तरफ। गोंगतिंग अपनी टीम के साथ शांत बैठा हुआ होता है और आसपास के स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, इस बार गोंगतिंग की टीम ही स्कूल का हाईएस्ट स्कोर बनाएगी। तभी डिंग, एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। एक स्टूडेंट अपनी लिस्ट चेक करता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि किसी टीम ने इतनी जल्दी डी रैंक डंजन सेलेक्ट कर लिया था। वो हैरानी से स्क्रीन को देखता है और फिर कहता है, यह सी चैन की टीम है। सभी स्टूडेंट्स शॉक में स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि गोंगतिंग की टीम ने भी डी रैंक डंजन सेलेक्ट कर लिया था। उधर सी चैन की टीम पहले ही डी रैंक डंजन सेलेक्ट कर चुकी थी। उनकी टीम मेंबर का कंफर्मेशन का वेट हो रहा था। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स ने यह देखा, सभी कंफ्यूज हो गए। आखिर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में आज तक किसी ने भी डी रैंक डंजन को क्लियर नहीं किया था। तो फिर क्या सी चैन ने मजाक मजाक में गलत बटन दबा दिया था? सीन शिफ्ट होता है सी चैन और मैलोंग की तरफ। मैलोंग गुस्से और हैरानी के साथ सी चैन को देखता है। भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है तुमने कौन सा डंजन सेलेक्ट करा है? वहीं दूसरी तरफ चियांग यू एक कोने में अपना सिर पकड़कर बैठा था। वह परेशान होकर बोलता है, तुम साइको हो। मैं ऐसी टीम में कैसे आ गया जिसमें एक साइको है? तभी वो स्क्रीन की तरफ देखता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ रहा था, कैप्टन ने डी रैंक डंजन सेलेक्ट किया है। क्या आप इस डिसीजन को कंफर्म करते हैं? चियांग यू स्क्रीन को देखता है और हैरानी से कहता है, क्या अगर अब मैं टीम छोड़ता हूं तो कुछ ज्यादा देर नहीं हो जाएगी? सीन दोबारा सी चैन और मैलोंग की तरफ शिफ्ट होता है।
मैलोंग थोड़ा संभलते हुए सी चैन से कहता है, भाई तुमने सच में सोच लिया है? ये डी रैंक डंजन है। डी रैंक का मतलब समझ रहे हो? लेकिन मैलोंग की बात पूरी होने से पहले ही सी चैन उसकी बात काट देता है। हाँ, मैंने अच्छे से सोच लिया है। और तभी एक और नोटिफिकेशन सामने आता है। गोंगतिंग की टीम ने भी डी रैंक डंजन सेलेक्ट कर लिया था और उसकी टीम के हर मेंबर ने भी अपनी कंफर्मेशन दे दी थी। यह देखकर आसपास का स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। एक और डी रैंक डंजन, ओ माय गॉड! इस साल तो ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब सीन गोंगतिंग और उसकी टीम की तरफ शिफ्ट होता है। सभी मेंबर्स बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। तभी टीम की एक लड़की सी चैन की टीम की तरफ देखकर कहती है, उनकी टीम को आखिर हुआ क्या है? इतना टफ बनने का एक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें अपनी एबिलिटीज का जरा भी अंदाजा नहीं है? वह आगे कहती है, उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर में वह मारे जाएंगे। लगता है यह सब सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं। तभी दूसरा मेंबर कहता है, यह डी रैंक डंजन है। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि उनकी टीम के मेंबर इस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे। जो टीम अभी अभी बहुत मुश्किल से बनी है वह अब टूटने वाली है। बहुत बुरा हुआ, सो सैड। अब सीन दोबारा मैलोंग और सी चैन की तरफ आता है। मैलोंग सी चैन को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन को देखकर मैलोंग मन में सोचता है, लगता है सी चैन ने अपना फैसला कर लिया है। लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल उठता है, सी चैन के अंदर से इतना पावरफुल ऑरा निकलना कब शुरू हो गया? पहले तो पूरे स्कूल के 4 साल तक हर काम के लिए वह मुझ पर ही डिपेंड करता था और फिर मैलोंग अपनी कंफर्मेशन दे देता है। वो सी चैन की तरफ देखकर कहता है, हमने पहले ही एक साथ 4 साल बिताए हैं, इसलिए आगे भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, चाहे आखिर में सब कुछ खत्म ही क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ शियांग यू कहता है, अब तक हम हमेशा लास्ट प्लेस पर आए हैं, तो एक डी रैंक और एक एफ रैंक डंजन होने से आखिर क्या फर्क पड़ता है? ये कहने के बाद वह अपनी कंफर्मेशन भी दे देता है। जो होगा देखा जाएगा। सीन शिफ्ट होता है शियांग यूओ की तरफ। वो अपने टीम मेंबर्स को देखकर बोलता है, भाइयों क्या तुम सब के सब सीरियस हो? मैं इस डॉम का सबसे बड़ा कुत्ता हूँ, तो फिर मैं सबसे लास्ट कैसे आ सकता हूँ? और इतना कहकर वह भी कंफर्मेशन दे देता है, चलो करते हैं। चाहे जो भी हो, इस साल हम ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ सी चैन की टीम कंप्लीट हो जाती है। अगले सीन में हम सी चैन को देखते हैं। वह खुद भी थोड़ा कंफ्यूज्ड नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके सारे टीम मेंबर उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। सी चैन उन सभी की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने डी रैंक डंजन चूज किया है ताकि मैं फर्स्ट प्लेस पर आ सकूं, लेकिन अब मैं तुम सभी को अपने साथ एक डी रैंक डंजन में घसीट रहा हूं। इसलिए हम सब अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम टॉप स्कोर लाएंगे साथ में। तभी कुछ देर बाद गोंगतिंग सी चैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह गुस्से से कहता है, फर्स्ट प्लेस सिर्फ मेरी है। सी चैन पीछे मुड़कर देखता है और उसके सामने खड़ा होता है गोंगतिंग। उसके चेहरे पर पहले जैसा शांत एक्सप्रेशन नहीं था। वो गुस्से में कहता है, पूरे कॉलेज में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट हो सकता है। यह सब देखकर लिंग्यू कहती है, मैंने पहली बार गोंगतिंग के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखा है। लगता है कि दोनों के बीच की बैटल एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले ही शुरू हो चुकी है। तभी चेयरमैन लिंग्यू से कहते हैं, आजकल की यूथ जनरेशन भी कमाल की है, काफी निडर और काफी होनहार। लिंग्यू जवाब देती हुए कहती है, लेकिन सी चैन ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर डी रैंक डंजन चूज किया है। यह बहुत बड़ी गलती हो सकती है, चाहे वो सी रैंक हंटर ही क्यों ना हो। डी रैंक डंजन को अकेले क्लियर करना नामुमकिन है। मैं मानती हूँ कि डी रैंक डंजन में पॉइंट्स 3 गुना होते हैं,
यानी मैक्सिमम स्कोर 150 पॉइंट तक का जा सकता है। लेकिन डिफिकल्टी की बात करें तो वह ई रैंक डंजन से कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उनकी करंट एबिलिटीज को देखते हुए यह डी रैंक डंजन उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। चेयरमैन भी लिंग्यू की बात से सहमत होते हुए कहते हैं, तुमने ठीक कहा, बैटल एग्जामिनेशन शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। यह लगभग नामुमकिन है कि वो इतने कम समय में अपनी स्किल को इतना डेवलप कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है जब एग्जामिनेशन का समय आएगा, सी चैन की टीम एक अच्छी परफॉर्मेंस जरूर देगी। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। स्कूल के स्टूडेंट्स मॉन्स्टर कॉम्बैट सिमुलेटर के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सी चैन की टीम सिमुलेटर के बजाय फील्ड में रनिंग कर रही होती है। कुछ देर बाद टीम के मेंबर्स ग्राउंड पर थक कर पड़े होते हैं। नरेटर बताता है, ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन में अब सिर्फ 17 दिन बाकी थे। अब हम सी चैन की टीम को देखते हैं। मैलोंग परेशानी के साथ सी चैन से कहता है, सी चैन, बाकी सभी स्टूडेंट्स मॉन्स्टर कॉम्बैट सिमुलेटर का यूज करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर तुम हमसे यह सब क्या करवा रहे हो? शटल रन, डॉज बॉल, स्प्रिंट और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। हमारी एग्जामिनेशन मैराथन की नहीं है, तो फिर यह सब करने से क्या फायदा? सीचन शांत रहते हुए जवाब देता है, इस वक्त हम सिमुलेटर में जितना भी प्रैक्टिस कर लें, उसका असली फायदा बहुत कम होगा, क्योंकि सिमुलेटर में हम सिर्फ विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब तुम किसी अनजान डंजन के अंदर एंटर करोगे और पहली बार ऐसा पावरफुल मॉन्स्टर का सामना करोगे जिनका तुमने कभी सामना नहीं किया, तब तुम्हारे शरीर में जो डर पैदा होगा वो किसी भी थ्योरी को तुम्हारे दिमाग में याद रखने नहीं देगा, और ना ही उस वक्त तुम किसी लास्ट मिनट कॉम्बो अटैक के बारे में सोच पाओगे। उस पल सिर्फ 4 चीजें तुम्हें बचाएंगी, तुम्हारी इंस्टिंक्ट, तुम्हारी फिजिकल एंड्योरेंस, तुम्हारी एक्सप्लोजिव पावर और तुम्हारी रिएक्शन स्पीड। इसलिए हम अभी इन्हीं चीजों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम फिजिकल इंस्टिंक्ट को शार्पन कर रहे हैं। सीचैन आगे कहता है, स्कूल की सिमुलेटर ट्रेनिंग से हमें जो फायदा मिलता है वह बहुत मामूली है। लड़ाई का असली एक्सपीरियंस पाने के लिए रियल डंजन में जाना ही सबसे इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है। लेकिन हम जैसे आम लोगों के पास ट्रेनिंग के लिए असली डंजन तक पहुंच नहीं होती। सिर्फ ऊंचे ओहदे और खास सुविधाओं वाले लोग ही ऐसा कर सकते हैं। ऐसे लोग जो शुरू से ही आम नहीं थे, वह अपने और हम जैसे बाहरी लोगों के बीच की खाई को और गहरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ताकि वह खुद को हमेशा पावर के हाईएस्ट पोजीशन पर बनाए रख सकें। उनके पास पहले से ही वह चीजें थी जिसे पाने के लिए हम जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे सिर्फ पाने की उम्मीद ही कर पाते हैं। तभी शियांग यू सी चैन से सवाल करता है, तो फिर हम जैसे आम लोग क्या कर सकते हैं? सी चैन उसकी तरफ देखता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हम इंपीरियल गिल्ड में घुसेंगे और उनकी आंखों के सामने ही उस सोशल बैरियर को तोड़ देंगे। ग्रेजुएशन एग्जाम ही सभी के लिए उन्हें पीछे छोड़ने का एकमात्र मौका है, और मेरे लिए भी उन्हें पीछे छोड़ने का यह सबसे बेहतरीन मौका है। इसीलिए मैं हर किसी से किए गए इस वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। सी चैन की आंखों में डिटर्मिनेशन साफ नजर आ रहा होता है, और फिर वह कहता है, हम जरूर जीतेंगे। और इसी पावरफुल डिटर्मिनेशन के साथ चैप्टर 14 यहीं समाप्त हो जाता है। चैप्टर 15 की शुरुआत होती है एक खतरनाक काउंटडाउन के साथ। ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन शुरू होने में अब सिर्फ 15 दिन बाकी थे, और इसी दौरान हमें सी चैन दिखाई देता है। वह टावर ऑफ डार्कनेस के स्टारफेल वेस्टलैंड में फैंटम लायंस के एक पूरे ग्रुप के साथ अकेला भिड़ रहा था। चारों तरफ खतरनाक मॉन्स्टर थे
लेकिन सी चैन बिना पीछे हटे लगातार उनसे लड़ रहा था। तभी अचानक एक फैंटम लायन सी चैन के कंधे पर हमला कर देता है और अगले ही पल वह अपने पंजे से सी चैन के चेहरे पर वार करता है, जिससे उसके चेहरे से खून बहने लगता है। लेकिन सी चैन के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में से पहले से भी ज्यादा डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही थी। कुछ दिन बाद काउंटडाउन और भी करीब आ चुका था। ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन में अब सिर्फ 10 दिन बाकी थे, लेकिन सी चैन और उसकी टीम की ट्रेनिंग अभी भी पूरी ताकत से जारी थी। सभी मेंबर्स लगातार अपनी फिजिकल एबिलिटीज इंप्रूव करने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ सी चैन भी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था और उसके लेवल अप की प्रोग्रेस भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। फिर कुछ और दिन बीत जाते हैं। हमें सी चैन दिखाई देता है, जो लगातार डंजन में मॉन्स्टर का सामना कर रहा था। वहीं उसकी टीम के बाकी मेंबर्स भी बिना रुके ट्रेनिंग कर रहे थे, कभी पुशअप्स, कभी रनिंग, तो कभी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने वाली दूसरी एक्सरसाइजेस। और देखते ही देखते ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन में सिर्फ 3 दिन बाकी रह जाते हैं। अब सीन फिर से सी चैन की तरफ शिफ्ट होता है। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। उसका लुक पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और बैडएस हो चुका था। एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। फिर एक और दिन गुजर जाता है। अब ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन में सिर्फ एक दिन बाकी था और तभी हमें सी चैन दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक खतरनाक कॉन्फिडेंस था। वह अपनी हालत की परवाह किए बिना कहता है, अब असली बैटल शुरू होती है। और आखिरकार ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन का दिन आ जाता है। सभी स्टूडेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयार थे और तभी हमें सी चैन की पूरी टीम दिखाई देती है। उनकी एंट्री में पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस था। लगातार ट्रेनिंग की वजह से शियांग यू और शियांग यूओ दोनों की फिजिकल कंडीशन भी काफी इंप्रूव हो चुकी थी। पूरी टीम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा बैडएस लग रही थी। तभी एक ड्रोन की आवाज पूरे एग्जामिनेशन एरिया में गूंजती है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन अब शुरू किया जाता है। लेकिन उसी समय सीन अचानक नेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर शिफ्ट हो जाता है, जहां स्कूल प्रिंसिपल खुद किसी खास मेहमान का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, काफी समय हो गया चेयरमैन गोंग। तभी हमें पता चलता है कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं है। यह इंपीरियल गिल्ड के को फाउंडर और गोतिंग के पिता गोंग लिंग है। गोंगलिंग जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे माफ करना प्रिंसिपल, मैंने तुम्हें काफी देर तक इंतजार कराया। इसी दौरान बाकी स्टूडेंट भी खिड़कियों से बाहर झांकने लगते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट हैरानी से कहता है, क्या वो इंपीरियल गिल्ड के फाउंडर मेंबर्स में से एक नहीं है? तभी एक लड़की बोलती है, वाओ, ये कितने हैंडसम हैं। लेकिन तभी एक और स्टूडेंट्स की नजर उनके पीछे खड़ी दूसरी कार पर जाती है। उनके पीछे वाली कार में कौन है? अरे, इंपीरियल गिल्ड के फाउंडर और प्रिंसिपल दोनों खुद उन्हें कार से बाहर आने के लिए बुला रहे हैं। क्या? यह तो हो ही नहीं सकता। और तभी उनकी पहचान सामने आती है। यह थे ग्लोबल गिल्ड फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट कार्ल कार्वेंडिश। यह नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के बीच हड़कंप मच जाता है। क्या क्या ये फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि गिल्ड फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट सच में हमारे स्कूल में आए हैं। ऐसे लीजेंड्स को जिंदगी में एक बार देखना भी किस्मत की बात है। अब समझ आया कि आज पूरी बिल्डिंग खाली क्यों कराई गई थी। गिल्ड फेडरेशन इस समय दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। अगर उनकी नज़र आप पर पड़ जाए। तभी दूसरा स्टूडेंट उसकी बात काटते हुए कहता है,
तो सिर्फ गिल्ड फेडरेशन से बात करने से ही आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। इसी बीच गोंगचुएंग स्टूडेंट्स की संख्या और एग्जामिनेशन की डिटेल्स बताने लगता है। इस साल के ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन में कुल 184 स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें कुल 28 टीमों में बांटा गया है। इनमें से 23 टीम ने एफ रैंक डंजन चुना है, जबकि 3 टीम्स ने एक ई रैंक डंजन चुना है और आखिर में 2 टीमों ने डी रैंक डंजन चुना है। यह सुनते ही ग्लोबल गिल्ड फेडरेशन की सेक्रेटरी जनरल हैरानी से पूछती है, ओह, सच में ऐसी टीम भी हैं जिन्होंने डी रैंक डंजन चुना है। डी रैंक डंजन तो प्रोफेशनल गिल्ड मेंबर्स के लिए भी खतरनाक माने जाते हैं। क्या आपके स्कूल ने स्टूडेंट्स को इन डंजन्स के खतरे के बारे में ठीक से जानकारी दी है? गोंगशुएंग शांत स्वर में जवाब देता है, जाहिर है, हमें उन्हें पहले ही सभी खतरों के बारे में समझा दिया था। असल बैटल एक्सपीरियंस ना होने के कारण ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ ई रैंक लेवल पर हैं और उनकी करंट एबिलिटीज एफ रैंक डंजन के सामान्य मॉन्स्टर को निपटाने के लिए पर्याप्त है। इसी के साथ हमें एक एफ रैंक डंजन के अंदर का सीन दिखाई देता है। एक स्टूडेंट्स एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बेहद शक्तिशाली लॉर्ड मॉन्स्टर आ जाता है और अगले ही पल वह स्टूडेंट पर हमला कर देता है। गोंगलिंग अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, हालांकि लॉर्ड मॉन्स्टर का सामना करना एक बिल्कुल अलग स्तर की चुनौती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक ई रैंक डंजन की तरफ। यहाँ कुछ स्टूडेंट जमीन पर डरे सहमे बैठे हुए होते हैं। उनके सामने एक विशाल स्पाइडर मॉन्स्टर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते देखकर एक स्टूडेंट डरते हुए कहता है, आखिर ई रैंक डंजन इतना मुश्किल क्यों है? गोंगशुएंग समझाते हुए कहता है, एक लॉर्ड मॉन्स्टर की ताकत उसी लेवल के सामान्य मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट्स एफ रैंक डंजन के लॉर्ड को हराना चाहता है तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, लेकिन ई रैंक डंजन उसका लेवल बिल्कुल अलग है। ई रैंक डंजन के एक सामान्य मॉन्स्टर की ताकत तकरीबन एफ रैंक डंजन के लॉर्ड मॉन्स्टर के बराबर होती है और इसी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ई रैंक डंजन को क्लियर करना लगभग एक इम्पॉसिबल मिशन है। सेक्रेटरी जनरल तुरंत सवाल करती है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अचानक गंभीर खतरे में फंस गया है तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? गोंगशुएंग जवाब देता है, निश्चिंत रहें सेक्रेटरी जनरल, स्टूडेंट्स हमारे सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, इसलिए हर डंजन के बाहर इंपीरियल गिल्ड के आर्म्ड पर्सनल तैनात किए गए हैं। अगर कोई वास्तविक खतरा दिखाई देता है तो वह तुरंत इंटरवेंशन करेंगे। हर स्टूडेंट्स के रिस्ट बैंड में ट्रांसमिशन फंक्शन भी मौजूद है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन से बाहर निकलने का आदेश देता है तो उसे तुरंत डंजन के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल उसकी बात सुनकर संतुष्ट नजर आती है। फिर वह कहती है, खतरों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी 2 टीमों ने डी रैंक डंजन चुना है। लगता है आपके स्कूल में टैलेंटेड स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं है। मैं उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ। गोंगशुएंग मन ही मन सोचता है, सच में मैं भी यह देखने का इंतजार कर रहा हूँ कि वो आखिर कितनी देर तक टिक पाते हैं। फिर उनकी नजर सी चैन की टीम की तरफ जाती है और वह मन ही मन सोचते हैं, ये बच्चे कुछ ही देर में पीछे हट जाएंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था, क्योंकि उसी समय डी रैंक डंजन के अंदर सी चैन की टीम आखिरकार अपनी पहली चुनौती के सामने पहुंच चुकी थी। टीम एक बड़े पेड़ के पास पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर सभी सावधान हो जाते हैं, क्योंकि
पेड़ के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर बैठे हुए थे। शी-चैन तुरंत उन्हें पहचान लेता है। यह थे रैथविंग मंकी। उन्हें देखकर मैलोंग घबराते हुए कहता है, यह क्या बला है? यह तो बेहद डरावने लग रहे हैं। शी-चैन शांत स्वर में जवाब देता है, रैथ किंग मंकी एक क्लाउड टाइप मॉन्स्टर है। यह एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक में स्पेशलिस्ट होते हैं और हवा में इनकी स्पीड बेहद तेज होती है। इसीलिए इनके डाइव अटैक से हमेशा सावधान रहना। लेकिन शी-चैन की वार्निंग खत्म होते ही अचानक सारे मॉन्स्टर हरकत में आ जाते हैं और अगले ही पल रैथ विंग मंकी उनकी तरफ झपट पड़ते हैं। शी-चैन तुरंत चिल्लाता है, वो आ रहे हैं। सभी टीम मेंबर्स अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं और देखते ही देखते यह डी रैंक मॉन्स्टर पर काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। उनकी मूवमेंट्स में पहले से भी कहीं ज्यादा तेजी थी। अरे बाप रे, क्या हमने सच में अभी अभी डी रैंक मॉन्स्टर के अटैक से खुद को बचाया? मैलोंग भी अपनी हालत देख कर कहता है, मैं मरा नहीं। लेकिन तभी धड़ाम, एक मॉन्स्टर का सिर जमीन पर आकर गिरता है। सभी की नजर तुरंत शी-चैन की तरफ जाती है और शियांग यू की आंखें शौक से फैल जाती हैं। वह अविश्वास से कहता है, रुको, क्या शी-चैन ने अभी अभी सिर्फ एक ही अटैक में 3 डी रैंक मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दिया? और इसी शॉकिंग मूवमेंट पर चैप्टर 15 समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें जो मोटिवेशन मिलता है वह हमारे लिए अगले पार्ट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जाते जाते आप हमें यह कमेंट करके बताते जाना कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और इसी के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। क्योंकि हम मांगा पढ़ते ही नहीं बल्कि उसे महसूस कराते हैं।